नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्टडी विद दुर्गेश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग संविधान सभा की 5 क्लासें समाप्त कर चुके हैं, उसी क्रम में आज हम लोग संविधान सभा की भाग 6 अर्थात 6वीं क्लास का अध्ययन किया जाएगा। और आज की क्लास में बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं और बहुत से ऐसी तिथियां हैं, बहुत से ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और यदि इसमें कुछ जो बात आपको अच्छी लगी है और या कोई चीज़ कमी रह गई है, उसके बारे में कमेंट करके बताएं ताकि उसमें सुधार किया जा सके। दोस्तों, आइए अब हम लोग संविधान सभा का भाग 6 पढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि संविधान सभा इतना लंबा हो रहा है, तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि संविधान सभा के प्रत्येक पहलू पर प्रत्येक जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जितनी भी रोचक जानकारियां हैं जो संविधान सभा के अंतर्गत हैं, जो हमें जानना ज़रूरी है एग्जाम के पर्पज़ से, उसके बाद हमें जानकारी के लिए, उन सभी का समावेश इन संविधान सभा की सभी टॉपिकों में किया गया है। दोस्तों, इसलिए संविधान सभा जो है ये काफ़ी बड़ी टॉपिक के रूप में आपके सामने आ रही होगी। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इतिहास में आप उठाकर देखेंगे, संविधान सभा इतने भागों में किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, इतने सारे फैक्ट्स आपके सामने नहीं आया होगा। आप यूट्यूब पे और चैनलों पर सर्च मार के संविधान सभा की टॉपिक को देख सकते हैं। अभी संविधान सभा की कुछ और चीज़ें बाकी हैं दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये जैसे जैसे समापन की ओर बढ़ेगा, आपकी जो जानकारी है, आपकी जो उत्सुकता है, वो बढ़ती जाएगी संविधान सभा के प्रति दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे समापन की तरफ जाएगा वो वीडियो और ही रोचक होता जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग संविधान सभा के भाग 6 पर अध्ययन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि संविधान सभा जो ये चल रहा है ये आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों को धैर्य बनाना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि धैर्य का फल मीठा होता है। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं, संविधान सभा से आने वाले एग्जाम में कोई गलती नहीं करना चाहते, तो उसके लिए एक चीज़ करनी होगी, वो है दोस्तों धैर्य। धैर्य आपको ज़रूर बनाना होगा। तो दोस्तों, आइए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, इस पार्ट की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है संविधान सभा का भाग 6। दोस्तों, विधि विशेषज्ञ लक्ष्मीमल सिंघवी के काफ़ी प्रयासों और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रयासों के बाद सन 1979 में 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में प्रारंभ किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि लक्ष्मीमल सिंघवी और सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रयास के बाद 1979 में पहली बार विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया गया था। दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि विधि दिवस का प्रारंभ कब हुआ था? 1979 में। और विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि विधि दिवस कब शुरू हुआ था? 1979 में। और कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है और एग्जाम में आता भी है कि 1979 में इसे पहली बार मनाया गया था, 26 नवंबर को इसे मनाया जाता है किस रूप में? विधि दिवस के रूप में। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की जब 125वीं जयंती मनाई जा रही थी तो हमारे संसद का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और 26 नवंबर को विधि दिवस से बदलकर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, अतः संविधान दिवस 2015 से मनाया जाता है। संविधान दिवस पहली बार कब मनाया गया? 2015 में। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जो हमारे भारतीय संविधान के जनक हैं, पिता हैं, निर्माता हैं, आप कुछ कह लीजिए, इसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। जो लोग हमारे इस वीडियो में नए हैं, कृपया करके वो प्लेलिस्ट में जाकर शुरू से सभी वीडियो को देखें, तब जाकर के आपको ये वीडियो और आपके लिए बेहतर होगा और आपके लिए और अच्छा होगा। तो दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर जो हमारे संविधान के जनक हैं, उनकी 125वीं जयंती मनाई जा रही थी 2015 में। तो उस समय हमारे संसद का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था और 26 नवंबर की जो तिथि थी, जिसे हम लोग ऊपर पढ़े हैं, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। लक्ष्मीमल सिंघवी और सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रयास के बाद इस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा 1979 से। उसे दोस्तों 2015 में इसे बदल दिया गया। विधि दिवस से किस रूप में बदल दिया गया? संविधान दिवस के दोस्तों रूप में, संविधान दिवस के रूप में इसे बदल दिया गया 2015 में।
तिथि वही है 26 नवंबर, लेकिन इसे विधि दिवस की जगह क्या कर दिया गया, संविधान दिवस में। और उस समय किसकी जयंती थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब 125वीं जयंती मनाई जा रही थी। तो आपसे पूछ सकता है कि संविधान दिवस कब प्रारंभ हुआ, तो संविधान दिवस 2015 में प्रारंभ हुआ। और संविधान दिवस जब पहली बार मनाया गया वो किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उनकी कौन सी जयंती थी दोस्तों, 125वीं जयंती थी, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या था, संविधान दिवस के महत्व को प्रसार करना, संविधान के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित करना। इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि संविधान से लोग दूर भागते हैं, हमारे अधिकारों के बारे में नहीं पता रहता, हमारे कर्तव्य क्या है उसके बारे में नहीं पता रहता। आप अपने आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, आप लोग देखते होंगे कि संविधान के बारे में बहुत कम जानकारी लोगों के पास रहती है। कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके पास संविधान के बारे में जानकारी होती है। तो दोस्तों, संविधान एक ऐसी चीज़ है जो हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोग आती है, हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान के जो नियम कानून है वो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है और उसका जो प्रभाव है शासन व्यवस्था के माध्यम से हमारे ऊपर किया जाता है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों, संविधान के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और इसी सब जागरूकता की वजह से और संविधान का महत्व बढ़ाने के लिए जो है संविधान दिवस मनाना शुरू किया गया था 2015 से। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा निर्वाचित हुए। कब हुए थे, 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों, आपको बता दें जानकारी के लिए कि जो ये 24 जनवरी की तिथि है, इसी दिन इनका चुनाव हुआ था और ये जीते भी थी। हालांकि चुनाव क्या दोस्तों, आपको बता दें कि जब संविधान सभा में का जो अनुच्छेद 380 है, ये अंतरिम राष्ट्रपति की बात करता है, अंतरिम राष्ट्रपति की। हालांकि अब ये इसे हटा दिया गया है दोस्तों। तो 24 जनवरी 1950 को जो राष्ट्रपति के लिए एक फॉर्म आया था कि जो लोग राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी करना चाहते हैं वो उम्मीदवार हो सकते हैं, उसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति फॉर्म के लिए सिर्फ एक फॉर्म को फिलअप किया गया था, एक ही फॉर्म को भरा गया था, और वो किसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं था जो राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी करे, अपनी चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म को भरे। इसलिए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए अपना फॉर्म भरा था और इसके अलावा कोई नहीं भरा था। इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना था। निर्विरोध से तात्पर्य यहाँ है कि इनके विरोध में कोई और व्यक्ति नहीं था दोस्तों। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात आती है कि कब चुने गए, तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा निर्वाचित हुए। तो 24 जनवरी को निर्वाचित हुए थे, लेकिन इन्होंने अपना कार्यभार कब संभाला था, 26 जनवरी को, 2 दिन बाद, जिस दिन संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया था, उसी दिन इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था, अपने पद को संभाला था दोस्तों। अनुच्छेद 380 जिसे उसी दिन लागू किया गया था जिस दिन आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ था, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। और 380 क्या कहता है, अंतरिम राष्ट्र के बारे में, अंतरिम राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया था उसमें दोस्तों। 393 अनुच्छेद क्या कहता है, यह भी एक ऐसा अनुच्छेद है जिसे 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसी दिन जो आंशिक रूप से लागू किया गया था उसमें भी यह अनुच्छेद शामिल था। अनुच्छेद 393 क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 393 जो है वो संविधान का शीर्षक बताता है कि संविधान का शीर्षक क्या है। संविधान का शीर्षक हमारे भारत का क्या है, भारत का संविधान। दोस्तों, हमारे संविधान को, भारतीय संविधान को किस नाम से जाना जाता है, ये हमें अनुच्छेद 393 बताता है। भारत का संविधान इसका क्या है, शीर्षक है। यदि आपसे कभी एग्जाम में पूछता है कि भारत के संविधान का शीर्षक क्या है, तो उसका शीर्षक है भारत का संविधान। दोस्तों, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यदि पूछता है कि भारत के संविधान का शीर्षक जो है वो किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 393 दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हेलो, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 394, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, अनुच्छेद 394 यह अनुच्छेद
और अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391 और अनुच्छेद 392 व अनुच्छेद 393। यह अनुच्छेद से तात्पर्य है अनुच्छेद 394 स्वयं। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 393 के पहले 5, 6, 7, 8, 9 ये हो गए अनुच्छेद 360, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 व 393 दोस्तों तुरंत प्रवृत्त होंगे। तुरंत प्रवृत्त होने का तात्पर्य है जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। शेष उपबंध, इन 16 अनुच्छेदों के अलावा शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे, जो इस दिन को संविधान के प्रारंभ के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा, मतलब शामिल किया जाएगा। दोस्तों इसका मतलब यह है अनुच्छेद 394 में वे सभी अनुच्छेद उल्लेखित थे जिन्हें 26 नवंबर को लागू होना था, और शेष उपबंध जो है 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे, ऐसा अनुच्छेद 394 में स्पष्ट रूप से कहा गया था। और अनुच्छेद 394 दोस्तों एक बात और स्पष्ट रूप से कही गई थी, वो क्या थी कि 26 जनवरी 1950 को जो शेष उपबंध को प्रवृत्ति में लाया जाएगा उन्हीं को संविधान के प्रारंभ के रूप में देखा जाएगा। अर्थात संविधान का प्रारंभ कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में स्पष्ट रूप से लिखा था कि देश की स्वतंत्रता के बाद जब तक कि भारत का नया संविधान नहीं बन जाता और लागू नहीं हो जाता तब तक भारतीय शासन व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संचालित होगी। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था, क्या लिखा था कि देश की स्वतंत्रता के बाद जब तक भारत का नया संविधान बन नहीं जाता और लागू नहीं हो जाता तब तक कैसे संचालित होगा? तब तक भारतीय शासन व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार संचालित होगा। दोस्तों कब तक? जब तक कि भारत का संविधान बन नहीं जाता और भारत देश में लागू नहीं हो जाता। उसके पहले कैसे संचालित होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 से संचालित होगा। ऐसा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लिखा था। दोस्तों आइए अब अनुच्छेद 395 के बारे में देखते हैं कि अनुच्छेद 395 क्या कहता है। अनुच्छेद 395 में इस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जैसे ही भारतीय संविधान लागू होंगे तब से ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1945 माफ कीजिएगा 35 का निरसन हो जाएगा। निरसन एक शब्द आपके सामने आया होगा, निरसन मतलब समाप्त हो जाएगा। अर्थात दोस्तों 395 जो अंतिम अनुच्छेद था उसमें क्या लिखा था स्पष्ट रूप से, उसमें यह उल्लेख किया गया था कि भारतीय संविधान जैसे ही लागू होंगे, ठीक है, जो 395 अनुच्छेद जैसे ही लागू होंगे उसके बाद क्या होगा कि जो शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1947 भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से जो शासन व्यवस्था चल रही थी भारत की, ये दोनों प्रविष्टि से समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा अनुच्छेद 395 में लिखा है। अनुच्छेद 395 में उसके बाद निरसन कर दिया गया, निरसन मतलब समाप्त कर दिया गया। संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा? ये बात बार बार प्रश्न पूछता है कि लॉर्ड विस्काउंट एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या कहा था? संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था। दोस्तों क्या कहा था? हिंदुओं को निकाय कहा था। क्या कहा था? हिंदुओं का निकाय कहा था। दोस्तों इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। फिर संविधान सभा को एक जाति की संस्था किसने कहा? तो चर्चिल ने क्या कहा था? एक जाति की संस्था, एक जाति की संस्था चर्चिल ने कहा था। उसके बाद कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है, ऐसा किसने कहा था? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ये कोटेशन बार बार पूछा जाता है, इस पे आप लोग स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये कोटेशन बार बार पूछा जाता है कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है, ऐसा किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन। क्यों कहा था? क्योंकि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ज़्यादातर क्या थे सदस्य किसके थे? कांग्रेस के थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था। भारतीय संविधान सभा एक दलीय देश की एक दलीय निकाय है। भारतीय संविधान सभा कैसी है? संविधान सभा कैसी है? संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, ऐसा किसने कहा? ये बात भी ऑस्टिन ने कही थी। दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन ने ही इस बात को कही थी। अब आइए हम देखते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन की कौन कौन सी रचनाएं।
दोस्तों आपके स्क्रीन पर ग्रेविन ऑस्टिन की दो प्रमुख रचनाएं दिख रही होंगी, जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन, ये दो प्रमुख रचनाएं किसकी थी? ग्रेनविल ऑस्टिन की। इसको आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है। भारतीय संविधान सभा भारत के बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा चर्चिल ने कहा। चर्चिल कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। मैंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कोई भी एक अच्छा कार्य किया है तो वह अच्छा कार्य है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन। ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने समापन भाषण में कहा था। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मैंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, कौन अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कोई भी एक अच्छा कार्य किया है तो वह अच्छा कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन करना है। दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि 29 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति की गठन हुई थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसी संदर्भ में ये बात कौन कह रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे। तो दोस्तों इससे आप कह सकते हैं कि जो डॉक्टर अंबेडकर थे उनकी संविधान सभा में किस प्रकार की स्थिति थी, आप इससे आकलन कर सकते हैं। आइए अब हम दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में एक बात और कही थी कि जिस प्रकार एक हवाई जहाज़ को चलाने के लिए एक पायलट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने एक स्किल्ड पायलट, कैसा दोस्तों? एक स्किल्ड पायलट की तरह, एक दक्ष पायलट की तरह हमारी संविधान सभा को संचालित किया। तो दोस्तों ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये दोनों कोटेशन याद रखिएगा, उन्होंने अपने समापन भाषण में कहा था। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रश्न आता है कि स्किल्ड पायलट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसने कहा, या दक्ष पायलट डॉक्टर अंबेडकर को किसने कहा? तो याद रखिएगा, ऐसा कौन कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। दक्ष पायलट की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दी थी। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। कब हुई थी? 13 मई 1952 को। अब एक प्रश्न पूछता हूँ आप लोगों से, बताइए कि संसद की 13 मई 1952 की प्रथम बैठक हुई थी, तो संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था, जैसा आप लोग जानते हैं। तो ये बताइए कि जब बैठक 1952 में हुई तो संशोधन 1951 में कैसे हो गया? ये भी एक सोचने वाली बात है। जिन लोगों को पता है जल्दी कमेंट करके बताएं। उसके आगे, भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। कब किया गया? 31 अक्टूबर 1947 को। हम जानते हैं कि भारत का विभाजन हो जाता है, संविधान सभा कि जो पूरे सदस्य थे, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो चले गए पाकिस्तान में, तो वहाँ से संविधान सभा के सदस्य जो थे वो सदस्य भारतीय संविधान सभा के नहीं रहे, वो चले गए पाकिस्तान, वह क्षेत्र चला गया। तो दोस्तों इसलिए संविधान सभा का जो पुनर्गठन होता है बंटवारे के बाद, वो कब होता है? 31 अक्टूबर 1947 को। और संविधान सभा का प्रथम वक्ता किसे कहा जाता है या कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों भारत के बने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिवस पर हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप लोगों का जो प्रश्न था दोस्तों, 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी संसद को, तो संविधान सभा का जो पहला संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था, तो ऐसा कैसे हो गया? तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी संविधान सभा थी वो दो रूपों में काम करती थी। पहला वो जो था वो संविधान बनाने का कार्य करती थी, और दूसरा जो है वो संसद के रूप में कार्य करती थी। दोस्तों इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की जो बैठक होती थी वो 11 बजे से प्रारंभ होती थी और दोपहर में समाप्त हो जाती थी। फिर उसके बाद संसद के रूप में जो उसकी बैठक शुरू होती थी दोस्तों, वो 2 बजे से होती थी, और वो संसद का कार्य करती थी, देश में नियम कानून बनाती थी जब तक कि संविधान लागू न हो जाए। तो वो अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और वही अंतरिम संसद जो बनी थी, वो संविधान सभा के जितने सदस्य थे उन्होंने ही संविधान में प्रथम संशोधन किया था, जिसे प्रथम संशोधन 1951 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, वो उन लोगों तक पहुंच सके। और तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।